मैंने उस आदमी की 3 तस्वीरें देखी है। पहली तस्वीर, जिसे आप बचपन की तस्वीर कह सकते हैं, जिसमें वह लगभग 10 साल का दिखता है। एक छोटा-सा लड़का, जिसके चारों ओर बहुत सारी औरतें हैं, शायद उसकी बहनें और चचेरी बहनें। वह चटकीली चेक वाले पैंट पहने हुए एक बगीचे के तालाब के किनारे खड़ा है। उसका सिर बाईं ओर 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और उसके दांत एक भद्दी मुस्कान में दिख रहे हैं। भद्दी? आप इस शब्द पर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि असंवेदनशील लोग, यानी जो सुंदरता और भद्देपन के मामलों में उदासीन होते हैं, यंत्रवत टिप्पणी करेंगे, एक नीरस, खाली भाव के साथ। कितना प्यारा छोटा लड़का। यह बिल्कुल सच है कि इस बच्चे के चेहरे में वह सब कुछ मौजूद है जो आमतौर पर प्यारा माना जाता है, जो इस तारीफ को थोड़ा अर्थ देता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोई भी सुंदरता के मानदंडों से थोड़ा भी परिचित होगा, वह शायद इस तस्वीर को एक तरफ फेंक देगा, जैसे कोई कीड़ा हटाता है, और गहरी नफरत के साथ बड़बड़ाएगा, कितना भयानक बच्चा। वास्तव में जितना ध्यान देने से आप इस बच्चे के मुस्कुराते चेहरे को देखते हैं, उतना ही आपको एक अकथनीय डर महसूस होता है। आप देखते हैं कि यह वास्तव में मुस्कुराता चेहरा नहीं है। लड़के के चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान नहीं है। अगर आपको सबूत चाहिए तो उसकी कसकर बंद मुट्ठियां देखें। कोई इंसान इस तरह मुट्ठियां बंद करके मुस्कुरा नहीं सकता। यह एक बंदर है, एक हंसता हुआ बंदर सा चेहरा। मुस्कान बस भद्दी झुर्रियों का एक सिकुड़ना है। तस्वीर में एक ऐसा असामान्य और गंदा भाव है जो इतना घिनौना है कि आपका मन करता है कि कहे, कितना कुरूप, डरावना छोटा लड़का है। मैंने कभी इतने अजीब भाव वाला बच्चा नहीं देखा। दूसरी तस्वीर का चेहरा पहली तस्वीर से आश्चर्यजनक रूप में अलग है। इस तस्वीर में एक छात्र है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह कोई हाई स्कूल के दिनों में है या कॉलेज के दिनों का। किसी भी तरह वह बेहद सुंदर दिखता है, लेकिन यह फिर से चेहरा किसी जीवित इंसान का नहीं लगता। वह छात्र की वर्दी पहने हुए है और उसकी जेब में एक सफेद रुमाल झाँक रहा है। वह एक बेंच की कुर्सी पर पैर क्रॉस करके बैठा है। फिर से वह मुस्कुरा रहा है। इस बार वह बंदर जैसी भद्दी मुस्कान नहीं, बल्कि एक चालाक सी छोटी मुस्कान। फिर भी यह किसी इंसान की मुस्कान नहीं है। इसमें कोई गहराई नहीं है, जिसे हम खून की भारीपन या इंसानी जीवन की ठोसता कह सकते हैं। इसका वजन तो एक पक्षी जितना भी नहीं। यह बस एक खाली कागज की तरह हल्का है, जो मुस्कुरा रहा है। संक्षेप में, यह तस्वीर पूरी तरह से कृत्रिमता का एहसास देती है। दिखावा, कपट, मूर्खता, इनमें से कोई भी शब्द इसे पूरी तरह व्यक्त नहीं करता, और निश्चित रूप से इसे केवल शौकीय कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। वास्तव में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि इस सुंदर युवक में कुछ अजीब तरह से अप्रिय है। मैंने कभी इतने भ्रमित करने वाले अच्छे दिखने वाले युवक को नहीं देखा। तीसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर सबसे भयानक है। इसमें उसकी उम्र का अनुमान लगाना भी असंभव है। हालांकि बालों में कुछ सफेदी दिखती है। यह तस्वीर एक बेहद गंदे कमरे के कोने में ली गई है। तस्वीर में साफ दिखता है कि दीवार 3 जगहों से टूट रही है। उसके छोटे हाथ सामने रखे हैं। इस बार वह मुस्कुरा नहीं रहा। चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। तस्वीर में एक वास्तविक ठंडक और डरावनी आभा है, जैसे कि उसे कमरे के सामने मरते हुए पकड़ा गया हो। उसके हाथ हीटर के ऊपर रखे हैं। यह केवल यही चौंकाने वाली बात नहीं है। सिर काफी बड़ा दिखाया गया है और आप चेहरे के बारीकियों को देख सकते हैं। माथा सामान्य, माथे की झुर्रियां सामान्य, बोहे सामान्य, आंखें
नाक, मुंह, ठुड्डी। चेहरा न केवल भावहीन है बल्कि यह कोई याद भी नहीं छोड़ता। इसे देखने के बाद आंखें बंद करते ही मैं चेहरा भूल जाता हूँ। मैं कमरे की दीवार, छोटा हीटर याद रख सकता हूँ, लेकिन कमरे के मुख्य व्यक्ति के चेहरे का कोई भी निशान मेरे दिमाग में नहीं रहता। मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आता। इस चेहरे को कभी पेंटिंग का विषय नहीं बनाया जा सकता, ना ही कार्टून का। मैं आंखें खोलता हूँ, याद करने का कोई आनंद नहीं है। बेशक ऐसा ही चेहरा था। सबसे चरम शब्द में कहूँ तो जब मैं आंखें खोलकर तस्वीर को दूसरी बार देखता हूँ तब भी मुझे यह याद नहीं रहता। इसके अलावा यह मुझे इतना असहज करता है कि अंत में मैं अपनी नज़रें हटा लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि एक मृत्यु मुखौटा भी इससे ज़्यादा भाव और याद छोड़ता है। यह मूर्ति कुछ ऐसी लगती है जैसे किसी इंसानी शरीर पर घोड़े का सिर जोड़ दिया गया हो। कुछ अकथनीय चीज़ देखने वाले को घृणा से कांपने पर मजबूर करती है। मैंने कभी किसी आदमी पर इतना अबूझ चेहरा नहीं देखा। पहला नोटबुक। मेरा जीवन बहुत शर्मिंदगी भरा रहा है। मैं यह भी अनुमान नहीं लगा सकता कि एक इंसान का जीवन जीना कैसा होता है। मैं उत्तर पूर्व के गांव में पैदा हुआ था और जब तक मैं काफ़ी बड़ा नहीं हुआ मैंने अपनी पहली ट्रेन नहीं देखी। मैं स्टेशन के पुल पर चढ़ता उतरता था। यह बिल्कुल नहीं जानता था कि इसका काम लोगों को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाना है। मुझे यकीन था कि यह पुल स्टेशन को एक विदेशी खेल के मैदान की तरह आकर्षक और विविध बनाने के लिए बनाया गया है। मैं इस भ्रम में काफ़ी समय तक रहा और मेरे लिए यह पुल पर चढ़ना उतरना बहुत ही शानदार मनोरंजन था। मैं सोचता था कि यह रेलवे की सबसे शानदार सुविधाओं में से एक है। बाद में जब मुझे पता चला कि यह पुल बस एक उपयोगी चीज़ है तो मेरी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई। इसी तरह बचपन में जब मैंने चित्र पुस्तकों में सबवे ट्रेनों की तस्वीरें देखी तो मुझे कभी नहीं लगा कि इन्हें व्यावहारिक ज़रूरत के लिए बनाया गया है। मैं केवल यही सोच सकता था कि ज़मीन के नीचे सवारी करना सतह पर चलने की तुलना में एक नया और मज़ेदार शौक होगा। मैं बचपन से ही बीमार रहा हूँ और अक्सर बिस्तर पर पड़ा रहता था। कितनी बार मैं वहाँ लेटे लेटे सोचता था कि चादरें और तकिए के कवर कितने नीरस सजावट के सामान है। जब मैं लगभग 20 साल का हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि इनका वास्तव में एक व्यावहारिक उद्देश्य है और इस मानवीय एक रास्ता के खुलासे ने मुझ में एक गहरी उदासी पैदा की। फिर मुझे नहीं पता कि भूख क्या होती है। मेरा यह कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी अमीर परिवार में पला बड़ा। मेरा ऐसा कोई साधारण इरादा नहीं है। मेरा मतलब है कि मुझे भूख की अनुभूति की प्रकृति का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। यह कहना अजीब लगता है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता कि मेरा पेट खाली है। जब मैं स्कूल से घर लौटता था तो घर वाले मेरे लिए बहुत हंगामा करते थे। तुम्हें भूख लगी होगी, हमें याद है। स्कूल से घर आने तक कितनी भयानक भूख लगती है। कुछ जेली बीन्स खाओ, केक और बिस्किट भी खाओ। उनकी खुशी के लिए, जैसा कि मैं हमेशा करता था, मैं बुदबुदाता कि मुझे भूख लगी है और अपने मुंह में दर्जन भर जेली बीन्स ठूस लेता। लेकिन भूख महसूस करने का क्या मतलब है, यह मेरी समझ से पूरी तरह बाहर था। बेशक मैं फिर भी बहुत कुछ खाता हूँ, लेकिन मुझे शायद ही कभी याद है कि मैंने भूख की वजह से कुछ खाया है। असामान्य या शानदार चीज़ें मुझे लुभाती है और जब मैं किसी और के घर जाता हूँ तो मेरे सामने जो कुछ भी रखा जाता है मैं उसे लगभग पूरा खा लेता हूँ, भले ही इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़े। बचपन में दिन का सबसे दर्दनाक हिस्सा निश्चित रूप से खाने का समय था, खासकर अपने घर में। मेरे गांव के घर में पूरा परिवार, लगभग 10 लोग एक साथ खाना खाते थे। मेज पर 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे। सबसे छोटा बच्चा होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से
पंक्ति के अंत में बैठता था। खाने का कमरा अंधेरा था और घर के 10 या उससे ज़्यादा लोगों को उदास चुप्पी में दोपहर का खाना या जो भी भोजन हो खाते देखना मेरे लिए डरावना था। इसके अलावा यह एक पुराने ज़माने का गांव का घर था, जहां खाना कमोबेश तय था और असामान्य या शानदार व्यंजनों की उम्मीद करना बेकार था। मैं हर दिन खाने के समय से और ज़्यादा डरने लगा। मैं उस मेज़ के अंत में मंद रोशनी वाले कमरे में बैठता और ठंड से कांपते हुए कुछ कोर खाने को मुंह तक ले जाता और उसे जबरन निगल लेता। इंसानों को हर दिन 3 बार खाना क्यों खाना पड़ता है? खाते समय सभी के चेहरे कितने गंभीर होते हैं। यह कोई रस्म जैसा लगता है। हर दिन 3 बार तय समय पर परिवार इस उदास कमरे में इकट्ठा होता है। जगह सही क्रम में सजी होती है और चाहे हमें भूख हो या न हो, हमें चुपचाप नजरें नीचे करके खाना चबाते हैं। कौन जानता है, शायद यह घर में मौजूद किसी आत्मा को खुश करने की प्रार्थना है। कई बार मैं इतना आगे तक सोच लेता था, खाओ या मरो कहावत है, लेकिन मेरे कानों में यह एक और अप्रिय धमकी जैसा लगता है। फिर भी यह अंधविश्वास, मैं इसे केवल ऐसा ही मान सकता था कि यह अंधविश्वास हमेशा मुझ में संदेह और डर पैदा करता था। कुछ भी मेरे लिए इतना समझना मुश्किल, इतना भ्रमित करने वाला और साथ ही इतना खतरनाक नहीं था जितना यह आम टिप्पणी। इंसान रोटी कमाने के लिए काम करते हैं क्योंकि अगर वे नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मुझे अभी भी नहीं समझ आता कि इंसान कैसे काम करते हैं। जब मुझे पता चला कि मेरी खुशी की अवधारणा दूसरों की अवधारणा से पूरी तरह अलग है, तो मेरा डर इतना बढ़ गया कि मैं रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता और कराहता रहता। इसने मुझे सचमुच पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं वास्तव में कभी खुश रहा हूँ। लोगों ने मुझे जितनी बार याद कर सकता हूँ बचपन से ही बताया कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे मैं नरक में पीड़ित हूँ। मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मुझे भाग्यशाली कहा, वे मुझसे कहीं ज़्यादा भाग्यशाली थे। मैंने कभी कभी सोचा है कि मुझ पर 10 दुर्भाग्यों का बोझ है, जिनमें से कोई एक भी अगर मेरे पड़ोसी को मिले तो वह हत्यारा बन जाए। मैं बस नहीं समझता। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि मेरे पड़ोसी की परेशानियाँ क्या या कितनी हो सकती है। व्यावहारिक समस्याएं, वे दुख जो केवल पर्याप्त खाने से कम हो सकते हैं, ये शायद सबसे तीव्र जलन भरे नरक हो सकते हैं जो मेरे 10 दुर्भाग्यों को चकनाचूर करते हैं। लेकिन यही वह चीज़ है जो मैं नहीं समझता। अगर मेरे पड़ोसी बिना आत्महत्या किए, बिना पागल हुए, राजनीतिक दलों में रुचि रखते हुए, निराशा के आगे न झुकते हुए, जीविका की लड़ाई को दृढ़ता से लड़ते हुए जीवित रहते हैं, तो क्या उनके दुख वास्तव में सच्चे है? क्या मैं यह सोचकर गलत हूँ कि ये लोग इतने पूर्ण स्वार्थी हो गए हैं और अपनी जीवन शैली की सामान्यता में इतने यकीन रखते हैं कि उन्होंने कभी खुद पर संदेह नहीं किया? अगर ऐसा है तो उनके दुखों को सहना आसान होना चाहिए। यह इंसानों के सामान्य दुख है और शायद सबसे अच्छा जो कोई उम्मीद कर सकता है। मुझे नहीं पता, अगर आप रात को अच्छी नींद सोए हैं तो सुबह उत्साहजनक होती है। मुझे लगता है उनके सपने कैसे होते हैं जब वे सड़क पर चलते हैं तो क्या सोचते हैं? पैसा? शायद ही। यह केवल इतना ही नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि एक सिद्धांत है कि इंसान खाने के लिए जीते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को यह कहते नहीं सुना कि वे पैसे कमाने के लिए जीते हैं। नहीं, और फिर भी कुछ मामलों में नहीं। मुझे यह भी नहीं पता। जितना मैं इस बारे में सोचता हूँ उतना ही कम समझता हूँ। मुझे केवल यही महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ जो बाकियों से पूरी तरह अलग हूँ। मेरे लिए दूसरों से बात करना लगभग असंभव है।
मुझे क्या बात करनी चाहिए, कैसे कहना चाहिए, मुझे नहीं पता। इसी तरह मैंने अपनी मस्खरी का आविष्कार किया। यह इंसानों से प्यार पाने की मेरी आखिरी कोशिश थी। हालांकि मुझे इंसानों से घोर डर था। मैं उनकी संगति को छोड़ नहीं पाता था। मैंने सतह पर एक ऐसी मुस्कान बनाए रखी जो कभी मेरे होठों से नहीं हटी। यह वह समझौता था जो मैंने दूसरों को दिया, एक बहुत ही अनिश्चित उपलब्धि जो मैंने केवल अपने भीतर भयानक प्रयासों की कीमत पर हासिल की। बचपन में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दूसरे लोग, यहाँ तक कि मेरे परिवार के सदस्य, क्या पीड़ाएं सह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। मैं केवल अपनी अकथनीय आशंकाओं और शर्मिंदगियों से अवगत था। किसी को पता चलने से पहले ही मैं एक कुशल मस्करा बन चुका था, एक ऐसा बच्चा जो कभी एक भी सच्चा शब्द नहीं बोलता था। मैंने देखा कि उस समय की मेरी तस्वीरों में, जो मेरे परिवार के साथ ली गई थी, बाकी सभी के चेहरे गंभीर हैं, केवल मेरा चेहरा हमेशा एक अजीब मुस्कान से बिगड़ा हुआ है। यह मेरी बचकानी दयनीय हरकतों का एक और प्रकार था। मैंने अपने परिवार द्वारा कही गई किसी भी बात का जवाब कभी नहीं दिया। डांट का सबसे छोटा शब्द भी मेरे लिए बिजली की तरह था और मुझे लगभग पागल कर देता था। जवाब देना, इसके बजाय मुझे यकीन था कि उनकी डांट निसंदेह मानवीय सत्य की आवाज़ें थी जो अनंत काल से मेरे लिए बोल रही थी। मैं इस विचार से ग्रस्त था कि चूंकि मेरे पास इस सत्य के अनुसार कार्य करने की ताकत नहीं थी, शायद मैं पहले ही इंसानों के बीच जीने के लिए अयोग्य हो चुका था। इस विश्वास ने मुझे तर्क या आत्मा औचित्य के लिए असमर्थ बना दिया। जब भी कोई मुझ पर आलोचना करता, मुझे यकीन हो जाता कि मैं सबसे भयानक गलतफहमी जी रहा हूँ। मैं हमेशा हमले को चुपचाप स्वीकार करता, हालांकि भीतर से इतना डर जाता कि लगभग पागल हो जाता। यह सच है, मुझे लगता है कि आलोचना या चिल्लाहट किसी को भी ठीक ठीक सुखद नहीं लगती, लेकिन मैं उस इंसान के चेहरे में जो मुझ पर गुस्सा करता है, एक जंगली जानवर को उसके असली रंगों में देखता हूँ, जो किसी शेर, मगरमच्छ या ड्रैगन से भी ज्यादा भयानक है। लोग सामान्य रूप से इस असली स्वभाव को छुपाए रखते हैं, लेकिन मौका आने पर गुस्सा उन्हें एक पल में मानव स्वभाव को उसके पूरे डरावनेपन में उजागर कर देता है। जैसे जब एक शांत घास के मैदान में बैठा बैल अचानक अपनी पूंछ से मक्खी मारने के लिए झटका देता है। यह देखना मेरे लिए हमेशा इतना डरावना रहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इस विचार पर कि यह स्वभाव इंसान के रूप में जीवित रहने की शर्त हो सकती है, मैं अपने बारे में निराशा के कगार पर पहुंच जाता हूँ। मैं हमेशा इंसानों के सामने कांपता रहता हूँ। मैं अपने बोलने और इंसान की तरह व्यवहार करने की क्षमता में जरा भी आत्मविश्वास महसूस नहीं कर पाता था। मैंने अपनी एकाकी पीड़ाओं को अपने सीने में बंद रखा। मैंने अपनी उदासी और बेचैनी को छुपाया, सावधान रहा कि उसका कोई निशान नजर नहीं आए। मैंने एक मासूम आशावाद का ढोंग किया। मैंने धीरे धीरे खुद को हास्यास्पद सनकी की भूमिका में निपुण कर दिया। मैंने सोचा, जब तक मैं उन्हें हंसा सकता हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे मैं ठीक रहूँगा। अगर मैं इसमें सफल हो गया तो शायद इंसान मेरे उनके जीवन से बाहर रहने पर ज़्यादा आपत्ति नहीं करेंगे। मुझे बस यह सुनिश्चित करना है कि मैं उनकी नज़रों में अपमानजनक न बनूं। मैं कुछ भी नहीं होऊंगा। हवा, आकाश। मेरी मस्खरी की गतिविधियां जो निराशा से पैदा हुई थी, यहाँ तक कि नौकरों तक बढ़ गई, जिनसे मैं अपने परिवार से भी ज़्यादा डरता था, क्योंकि मुझे वे समझ से बाहर लगते थे। गर्मियों में मैंने घर में लाल ऊनी स्वेटर को कॉटन किमोनो के नीचे पहनकर सबको हंसाया। यहाँ तक कि मेरा बड़ा भाई, जो शायद ही कभी हंसता था, जोर से हंस पड़ा और असहनीय स्नेह भरे लहजे में बोला, यो तुम पर यह अच्छा नहीं लगता।
लेकिन अपनी सारी मूर्खताओं के बावजूद मैं गर्मी और ठंड के प्रति इतना असंवेदनशील नहीं था कि गर्मियों की चरम गर्मी में उन्हें स्वेटर पहनकर घूमता। मैंने अपनी छोटी बहन की लेगिंग्स को अपनी बाहों पर चढ़ाया था और आस्तीनों के खुले हिस्से से बस इतना बाहर निकला था कि ऐसा लगे जैसे मैं स्वेटर पहने हो। मेरे पिता को अक्सर टोक्यो में काम होता था, इसलिए उन्होंने वहाँ एक घर रखा था। वह महीने में 2 या 3 हफ्ते शहर में बिताते थे और हमेशा ढेर सारे तोहफों के साथ लौटते थे। न केवल हमारे तत्काल परिवार के लिए बल्कि हमारे रिश्तेदारों के लिए भी। यह उनका एक तरह का शौक था। एक बार टोक्यो जाने से पहले की रात उन्होंने सभी बच्चों को बैठक में बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा कि इस बार हमें कौन सा तोहफा चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के जवाब को एक छोटी नोटबुक में सावधानी से नोट किया। पिता का बच्चों के साथ इतना स्नेहपूर्ण व्यवहार करना बहुत असामान्य था। योयो, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने पूछा, लेकिन मैं केवल अनिश्चित रूप से हकलाया। जब भी मुझसे पूछा जाता कि मुझे क्या चाहिए, मेरा पहला आवेग यही होता था कि कुछ नहीं। मेरे दिमाग में यह विचार आता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मुझे खुश नहीं करने वाला। साथ ही मैं जन्मजात रूप से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई किसी भी चीज़ को ठुकराने में असमर्थ था, चाहे वह मेरे स्वाद के कितना ही अनुपयुक्त क्यों न हो। जब मुझे कुछ पसंद नहीं होता था, मैं मुझे पसंद नहीं जैसे शब्द नहीं बोल पाता था। जब मुझे कुछ भी पसंद होता था, मैं उसे संकोच के साथ चुपके से चखता, जैसे कि वह बहुत कड़वा हो। दोनों ही मामलों में मैं अकथनीय डर से फट पड़ता था। दूसरे शब्दों में, मेरे पास 2 विकल्पों के बीच चुनने की ताकत भी नहीं थी। मेरे विचार में यही वह विशेषता थी जो बाद के वर्षों में मेरे शर्मिंदगी भरे जीवन का एक प्रमुख कारण बन गई। मैं चुप रहा। मेरे पिता का थोड़ा सा अच्छा मूड खराब हो गया। तुम्हारे लिए किताब ठीक रहेगी या नए साल के शेर और नृत्य के लिए मास्क कैसा रहेगा? अब वे बच्चों के साइज से भी मिलते हैं। तुम्हें एक नहीं चाहिए? तुम्हें नहीं चाहिए? जैसे घातक शब्दों ने मेरे लिए जवाब देना पूरी तरह असंभव कर दिया। मैं कोई मज़ेदार जवाब भी नहीं सोच पाया। मस्खरा पूरी तरह नाकाम हो गया। किताब ही ठीक रहेगी, मुझे लगता है, मेरे भाई ने गंभीरता से कहा। ओह! मेरे पिता के चेहरे से खुशी गायब हो गई। उन्होंने अपने नोटबुक में बिना कुछ लिखे बंद कर दी। कैसी नाकामी! अब मैंने अपने पिता को नाराज कर दिया था और मुझे यकीन था कि उनका बदला कुछ भयानक होगा। उस रात बिस्तर पर कांपते हुए मैंने सोचा कि क्या अभी भी स्थिति को सुधारने का कोई तरीका है? मैं बिस्तर से बाहर निकला, चुपके से बैठक में गया और उस डेस्क की दराज खोली जहाँ पिता ने शायद अपनी नोटबुक रखी थी। मुझे नोटबुक मिली और मैंने उसे बाहर निकाला। मैंने पन्ने पलटे जब तक मुझे वह जगह नहीं मिली जहाँ उन्होंने हमारे तोहफों की मांग लिखी थी। मैंने नोटबुक की पेंसिल चाटी और बड़े अक्षरों में लिखा, लायन मास्क। यह करके मैं अपने बिस्तर पर लौट आया। मुझे शेर का मांस बिल्कुल नहीं चाहिए था। वास्तव में मैं किताब को प्राथमिकता देता, लेकिन यह स्पष्ट था कि पिता मुझे मांस खरीदना चाहते थे और उनकी इच्छा पूरी करने और उनका अच्छा मूड वापस लाने की मेरी बेताब इच्छा ने मुझे आधी रात को चुपके से बैठक में घुसने का साहस दिया। यह बेताब कोशिश मेरी उम्मीद के मुताबिक बहुत सफल रही। कुछ दिन बाद जब मेरे पिता टोक्यो से लौटे, मैंने उन्हें माँ से ऊंची आवाज में कहते सुना। मैं उस समय बच्चों के कमरे में था। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है? जब मैं खिलौनों की दुकान में अपनी नोटबुक खोली तो क्या पाया? देखो, किसी ने यहाँ शेर का मास्क लिखा है। यह मेरी लिखावट नहीं है। 1 मिनट के लिए मैं समझ नहीं पाया। फिर मुझे ख्याल आया कि यह योयो की कोई शरारत थी। मुझे पता है, मैंने उससे पूछा था कि वह टोक्यो से क्या चाहता है, लेकिन वह बस मुस्कुराता रहा बिना कुछ बोले। बाद में उसे शायद
उस शेर के मांस की इतनी चाहत हुई होगी कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो सचमुच अजीब बच्चा है, दिखावा करता है कि उसे नहीं पता कि वह क्या चाहता है, फिर जाकर इसे लिख देता है। अगर उसे मांस इतना चाहिए था तो बस मुझे बता देता। मैं खिलौने की दुकान में सबके सामने हंस पड़ा। उसे अभी यहाँ बुलाओ। एक अन्य मौके पर मैंने हमारे सभी पुरुष और महिला नौकरों को विदेशी शैली के कमरे में इकट्ठा किया। मैंने एक नौकर से पियानो की चाबियों को बेतरतीब ढंग से बजाने को कहा। हमारा घर भले ही गांव में था, फिर भी अधिकांश सुविधाओं से सुसज्जित था, और मैंने बेतरतीब धुन पर जंगली भारतीय नृत्य करके सबको हंसाया। मेरे भाई ने मेरे नृत्य की फ्लैशबैक तस्वीरें ली। जब तस्वीर विकसित हुई तो आप देख सकते थे कि मेरी लंगोट के लिए इस्तेमाल किए गए 2 रुमालों के बीच की खुली जगह से मेरा पेशाब दिख रहा था, और इसने भी बहुत हंसी मजाक का मौका दिया, और इसे शायद मेरी सबसे बड़ी जीत माना जा सकता है।